बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको प्रोग्राम में लंदन से खुशामदीद कहता हूं। 1948 से लेकर 2022 तक सैयद शाहिद हामिद से लेकर नदीम अंजुम तक पाकिस्तान की तारीख में 25 DGISI आ चुके हैं और ये पहला मौका है कि कोई सिटिंग DGISI पाकिस्तान के मीडिया को ना सिर्फ ब्रीफिंग देता है बल्कि उनके सवालों के जवाब भी देता है। व्यूअर्स, जब ये प्रेस ब्रीफिंग ब्रॉडकास्ट की गई तो मेरे समेत बहुत सारे लोग ये समझ रहे थे कि मुल्क के अंदर कुलभूषण यादव का छोटा भाई पकड़ा गया है, इसीलिए हमारे स्पाई चीफ को खुद आना पड़ा ताकि इतने संजीदा मामले के ऊपर वो पाकिस्तान की कौम को एतमाद में लें। और इस वक्त हमारे इदारे, हमारी खुफिया एजेंसीज किस तरह मुल्क के अंदर दहशतगर्दी के नेटवर्क से निपट रही हैं उसका भी हाल रखेंगे और इस साजिश के अंदर कौन सा मुल्क इन्वॉल्व था, शायद कोई ऐसी वो बात करेंगे। लेकिन जब प्रेस ब्रीफिंग स्टार्ट होती है ना व्यूअर्स, तो पूरी की पूरी कहानी बदल जाती है, पूरे का पूरा नक्शा ही बदल जाता है और फिर लोगों को समझ में आई कि आज जो स्पाई चीफ है हमारे वो क्यों आए। व्यूअर्स, प्रोग्राम में आगे बढ़ने से पहले जो सवालात पूछे जाने चाहिए थे नहीं पूछे गए वो भी आपके सामने रखेंगे और जो सवालात पूछे गए उसका टारगेट कौन था और मुल्क के अंदर जो एक कोशिश की जा रही है एक शख्स के खिलाफ, ये कहानी कहां से शुरू होती है। लेकिन प्रोग्राम में आगे बढ़ने से पहले मैं एक ट्वीट का हवाला आपको जरूर दूंगा और ये वजाहत एस खान की तरफ से की गई। वजाहत के बारे में आप जानते हैं, एक जर्नलिस्ट महाज के नाम से एक प्रोग्राम दुनिया टेलीविजन से कर चुके हैं। हमने कई बरस इकट्ठे काम किया और मैं उनके काम को बहुत क्लोजली जो है फॉलो भी करता हूं और मैं सिर्फ ये इंट्रोडक्शन आपको इसलिए करवा रहा हूं कि कुछ अर्सा पहले जब ये दुनिया टीवी से मुंसलिक थे तो एक इनके प्रोग्राम का एक ट्रेलर चलता है, उसमें जनरल रहील शरीफ के बिल्कुल वो आगे के चल रहे हैं, नसीम ज़ाहरा भी साथ हैं और ये भी साथ हैं, तो वो चलते चलते वो सवाल पूछ रहे हैं और बाकायदा इनके हाथ में कैमरा है। जिस शख्स को इतनी पेनिट्रेशन हो तो आप समझ सकते हैं कि फ़ौज उनके ऊपर बिलीव भी करती है और फ़ौज उनको एक बुनियादी तौर पर उनका एक जो इनकी जर्नलिज्म है, जो सोर्सेज हैं, यानी पेनिट्रेशन उनकी बहुत ज़्यादा है। इसी वजह से फ़ौज जो है उन्हें अपने सिपा सलार के साथ साथ चलते हुए भी इजाज़त दे देते हैं कि वो इंटरव्यू करें। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, ये फॉर द फर्स्ट टाइम हुआ। अब उन्होंने एक ट्वीट किया, यानी एक ऐसा बंदा जो फौज के बहुत करीब है वो ट्वीट करके क्या कह रहा है, आजकल वो अमेरिका में है और वहां से जर्नलिज्म कर रहे हैं और वो ये कहते हैं कि दिस इज एम्बैरेसिंग, दिस इज एम्बैरेसिंग। द स्पाई चीफ ऑफ द वर्ल्ड्स 5th largest country, 6th largest military and the only nuclear armed Islamic Republic has been reduced to being a PR agent of for an organization boss who shouldn't be involved in the politics in the first place। आपके मुल्क दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क, आपकी मिलिट्री दुनिया की 6ठी सबसे बड़ी मिलिट्री और आप इस्लामिक दुनिया में वाहिद एटॉमिक पावर हैं और आप आकर जो एक स्पाई चीफ है हमारे मुल्क का, जो इस मुल्क की सरहदों और अंदरूनी सरहदों और बड़ी खामोशी के साथ दुश्मनों के इरादों को मट्टी में मिलाने में लगी हुई है, वो आकर क्या कर रहे हैं, ही हैज़ बिकम अ PR एजेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ऐसा नहीं होता सर, सॉरी टू से। अगर कोई ये शख्स कहे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कैसी थी, इसके ऊपर लंदन में बैठा हुआ नवाज शरीफ तो खुशी से फूला नहीं समा रहा होगा कि देखो पाकिस्तान की फौज भी इनके खिलाफ हो गई, इस्टेब्लिशमेंट भी अब खुलकर सामने आ गई। राना सनाउल्लाह कोई खुशी तो गले में ढोल डालकर खुशी मना सकता है, लेकिन पाकिस्तान का कोई मुहिब वतन जिसे कॉमन सेंस है वो ये काम नहीं करेगा। मरीम नवाज गैर जिम्मेदारी के साथ कोई बयान तो जारी कर सकती हैं, लेकिन पाकिस्तान की आवाम ऐसे बयान को और ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस को शायद एक शक की निगाह से भी देखेंगी और बहुत सारे सवाल उठते हैं। पाकिस्तान के वो सहाफ़ी जिनको इसमें नहीं बुलाया गया, उसकी ऑब्वियस रीजंस होंगी और क्यों नहीं बुलाया गया आपके सामने वजूहात मौजूद हैं। लेकिन किसी आर्मी चीफ, किसी स्पाई चीफ का इस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, ऐसी आपको मिसाल कहीं नहीं मिलेगी। हम रशिया की मिसाल हमारे सामने है और वहाँ भी उनका एक रोल है, जहाँ पे आपने बहुत सारी वीडियोज़ देखी होंगी जिसमें व्लादिमीर पुतिन उनसे सवाल करते हैं और फिर उसका तर्जुमा बाकायदा किया जा रहा है, और अमेरिका से भी। लेकिन ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ पाकिस्तान की तारीख में। अब आपको ये भी याद होगा, मैं जो सिनेरियो आपके सामने रख रहा हूं, इन सवालात को समझाने के लिए सिनेरियो आपके सामने रख रहा हूं कि ये हो क्या रहा है। नदीम अंजुम साहब जब आए तो उन्होंने एक ऐलान किया था और आज उन्होंने प्रेस ब्रीफिंग भी यहीं से स्टार्ट की कि मैं अपनी तस्वीर कभी भी
पाकिस्तान के मीडिया में नहीं आने दूंगा, यानी क्यों आनी नहीं चाहिए, उसकी बुनियादी वजह है कि आपका स्पाई चीफ पर्दों में रहे तो बेहतर है। वो अपनी तशहीर करता हुआ अच्छा नहीं लगता, खामोशी से अपना काम करे, पाकिस्तान की सरहदों को, अंदरूनी बैरूनी सरहदों को महफूज बनाए, यही किसी चीफ का काम होता है। वो पीआर नहीं करेगा, वो अपनी कामयाबी के इश्तिहार नहीं लगाएगा, और बिल्कुल ठीक काम था और हमारे समेत बहुत सारे लोगों ने इसको अप्रिशिएट भी किया। लेकिन आज वो ये कहते हैं कि मुझे ऐसा कुछ हुआ कि मुझे लाजमी आना पड़ा। व्यूअर्स, पहली बात उन्होंने क्या कही, वो ये कहते हैं कि न्यूट्रल जानवर मीर जाफर या मीर सादिक इसलिए कहा जा रहा है कि क्योंकि हमने गैर कानूनी काम से इनकार किया। DGISI, ये पाकिस्तान के जितने भी अखबारात हैं, वेबसाइट्स हैं, उनकी हेडलाइन है। फिर वो ये भी कहते हैं कि अगर आपका सिपह सलार गद्दार है तो माजी करीब में उनकी तारीफों के पुल क्यों बांधे गए, और तहरीक-ए-एतमाद नाकाम बनाने के लिए साबका हुकूमत ने आर्मी चीफ को गैर मुइना मुद्दत तक तोसी का कहा। अच्छा, ये पॉइंट्स जो है मैं वन बाय वन आपके सामने रखूंगा और फिर इस पर अपने कमेंट्स भी जो है मैं आपको साथ साथ देता जाऊं, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसके ऊपर ये जो पॉइंट्स मैं रखूंगा आपने अपना भी जवाब कमेंट्स में जरूर लिखना है, और आपकी क्या राय है, पाकिस्तान की आवाम क्या सोचती है, और पॉपुलर ओपिनियन पाकिस्तान की आवाम का कहां पर स्टैंड करता है, ये भी आज इस प्रोग्राम में कमेंट्स की शक्ल में मैं जरूर जो है वो जानना चाहूंगा कि आप क्या सोचते हैं। अच्छा व्यूअर्स, मसला यहां पर यह है कि उन्होंने कहा कि आप रात की तारीकी में क्यों मिलते हैं अगर गद्दार हैं, तो ये सवाल कोई कर सकता था ना, वहां पर किसी ने नहीं किया। कह सकते थे कि सर वो तो आपको गद्दार कह रहे थे, तो फिर आपने क्यों हामी भरी कि आप जाकर सदर पाकिस्तान की दरखास्त के ऊपर जाकर मिलें और मामला को ख़त्म करें। आप भी कह सकते थे कि यार हम तो मीर जाफर हैं, हमें तो जानवर कहा गया, हमें तो मीर सादिक का लक़ब दिया गया, हम क्यों जाकर आपसे मिलें, कह सकते थे, लेकिन नहीं कहा। मुलाकातें व्यूअर्स होती हैं। आज की इस प्रेस ब्रीफिंग में एक बात यह भी कही गई कि तहरीक-ए-एतमाद नाकाम बनाने के लिए साबका हुकूमत ने आर्मी चीफ को गैर मुइना मुद्दत तक तोसी देने का कहा था। लेकिन व्यूअर्स, मसला यहां पर यह है कि उस रात हो क्या रहा था, कोई कौम को यह भी तो बताए कि जजों को किस तरह बाहर निकाला गया, वो कौन सी ताकतें थी जो जजों को घरों से लेकर आई, रात को अदालतें खुलती हैं, और किन हालात के अंदर ये सब कुछ किया गया। अब मसला यहाँ पर यह कि खान साहब दूसरे सियासतदानों की तरह बददयानत नहीं है। वो ये बात ज़रूर करते हैं कि हम पाकिस्तान की एजेंसीज़ को कहते थे कि यार इन्हें ऐवान में लेकर आओ, कोई बिल पास करवाना होता था, इससे नुकसान किसको हो रहा था, इमरान खान को हो रहा था, पाकिस्तान में उनके रिश्तेदारों को हो रहा था, किसको हो रहा था, पाकिस्तान को नुकसान हो रहा था ना। तो इसलिए वो बार बार कहते थे कि इनको पकड़ कर लेकर आओ, और उसमें उन्होंने पाकिस्तान की एजेंसी से मदद भी ली। खान साहब ये धड़ल्ले से बात अपने मुतादिद इंटरव्यूज़ में कर चुके हैं। और DGISI ने यह भी कहा कि इदारे के गैर सियासी रहने पर बहुत दिन बहस हुई, फिर ये फैसला किया गया कि अब हमने जो सियासत में अपना किरदार अदा नहीं करना। अब ये भी बता दिया जाए कि किस दिन से किया, कब से किया, और इससे पहले जितने फैसले आपने किए थे क्या वो सियासत से भरपूर थे, और कितने सालों से पाकिस्तान की फ़ौज सियासत में अपना अमल दखल जो है मुदाखलत करती रही है। और एक बात जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और ये DGISI की तरफ से कही गई, और वो ये कहते हैं कि आराम से आर्मी चीफ घर बैठ सकते थे अपने आखिरी 6 माह में, लेकिन वो घर नहीं बैठे। अब इसका मतलब क्या है? मैं आम पाकिस्तानी हूँ, सड़क पे खड़ा हूँ, और हमारे मुल्क का स्पाई चीफ ये कहता है कि हमारा जो सिपह सलार है वो घर बैठ सकता था, लेकिन वो घर नहीं बैठा। उसे फिर किया क्या किया इस दौरान, क्या कुछ हुआ? ये भी बहुत एक इंटरेस्टिंग बात है। क्या वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग में मुलविस थे? ये सवाल है मेरे। क्या वो पाकिस्तान की सियासी जमातों से मिलते रहे? क्या करते रहे जिसके बारे में आज आपके आर्मी चीफ के बारे में जो स्पाई हमारे चीफ हैं वो ये बात कर रहे हैं? और 6 माह आराम से बैठने का क्या मतलब है? आपकी एक आईनी मुद्दत है, आपने पूरी की, आप घर जाएं, और अगर आपकी आईनी मुद्दत आपको ये तकाजा करती है कि आप मज़ीद काम करें, तो आपको फिर मज़ीद काम करना चाहिए। अब मसला यहाँ पर व्यूअर्स ये है कि ये 6 माह का हिसाब और 6 माह किस पराए में बात कही, इसके ऊपर भी मैं चाहूँगा कि मैंने तो अपना ओपिनियन आपके सामने रख दिया, आप इसके बारे में क्या कहते हैं ज़रूर कमेंट कीजिएगा। फिर जो सबसे अहम बात यहाँ पर ये कही कि झूठा साइफर, और एक साइफर के ज़रिए ये बात ISPR की तरफ से की गई कि एक साइफर की कहानी जो है वो बनाई गई, और लहरा कर एक ख़त जो है वो दिखाया गया, और फिर हमें अलकाबात से जो है नवाजा गया। अच्छा, जो सबसे अहम बात यह है कि रातों को मिलते कौन हैं, रातों को मिलते कौन हैं, ये कहा गया कि सुबह मीर जाफर कह के और रात को जो आप मिल लेते हैं। बहुत ही अच्छा होता
कि वहाँ पर बैठे हुए सहाफ़ी डीजी आईएसआई और आईएसपीआर से ये भी सवाल करते कि माजी में मोहम्मद ज़ुबैर साहब आपसे मिले और उन्होंने क्या आपसे कहा था। पाकिस्तान की इम्पोर्टेड हुकूमत, शहबाज शरीफ से आपकी कितनी मुलाकातें हुई, कब कब हुई, क्या पैगामात उनको दिए गए और इसका क्या बुनियादी मकसद था, इसके हवाले से भी कौम को बताते, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया। फिर भी आपको बता दें कि गद्दारों का नारा लगाने वालों से क्यों मुलाकातें हो रही हैं। ये जो किरदार अदा किया गया ऐवान सदर की जानिब से और सदर आरिफ अलवी साहब की तरफ से, इसके ऊपर भी एक एक्सप्लेनेशन ज़रूर आनी चाहिए थी कि आप इन तमाम सिनेरियो में फिर क्यों मिलने गए। कह देते थे कि जनाब हमें इजाज़त नहीं है। और फिर सबसे अहम सवाल ये है कि जब नवाज शरीफ लंदन में बैठकर पाकिस्तान के इदारों को बुरा भला कह रहे थे और फिर उनकी हुकूमत बन जाती है, फिर ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस उस वक्त क्यों नहीं की गई। पाकिस्तान की सियासत के अंदर आज भी डॉन लीग से किरदार मौजूद हैं, इन किरदारों को क्यों हुकूमत भी दे दी गई और वो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी में भी अपना किरदार अदा कर रहे हैं। क्या हुआ उस वक्त, क्यों जनरल फैज़ हमीद साहब के हवाले से जो बातें लंदन में बैठकर नवाज शरीफ ने कही, इनका नाम लेकर कि आर्मी चीफ जनरल बाजवा आपको इसका हिसाब देना पड़ेगा, क्यों कोई हरकत में क्यों नहीं आया। अगर ये बातें उस वक्त गलत नहीं थी तो आज ये बातें कैसे गलत हो गई और उस वक्त क्यों डीजीआईएसपीआर ने आकर कौम को एतमाद में क्यों नहीं लिया। ये तमाम बातें, इसका जवाब कौन देगा। अब व्यूअर्स, सबसे अहम बात ये थी कि आज डीजीआईएसपीआर साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू की और उन्होंने अरशद शरीफ को उनकी एक जो सहाफ़ती ज़िंदगी है उसको सराहा भी और कहा कि एक बहुत ही अहम सहाफ़ी थे। उनका जो सहाफ़त और जर्नलिज़म जिस किस्म की वो करते थे, इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट थे, लेकिन साथ ही उन्होंने ये कहा कि साइफर उन्होंने भी देखा है। और फिर ये भी एक तासुर मुझे जो उनकी बातों से लगा कि शायद कोई जो लाइन थी वो इमरान खान की लाइन थी, रजीम चेंज के हवाले से गलत फीड किया जा रहा था और वो उस लाइन को आगे बढ़ा रहे थे, यानी मल्टीप्लाई कर रहे थे। फिर जो सबसे अहम बात है, टाइमिंग को इसको याद रखिएगा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इधर अरशद शरीफ का जनाजा अभी उठा नहीं था, उससे पहले ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। हज़ारों की तादाद में लोग इस जनाजे में शरीक हुए और वहाँ पर जो नारे लगाए गए, मैं उन नारों को यहाँ पर नहीं दोहरा सकता। सिर्फ एक बात कह सकता हूँ कि जो नारा मकबूल नारा था उसमें अरशद तेरे खून से इनकलाब आएगा, क्या पाकिस्तान में वाकई इनकलाब आ रहा है। और लोगों की सोच पर जो पहरे थे, अब ये खौफ के पहरे उठ चुके हैं और वो बात कर रहे हैं, क्योंकि जमहूरियत के अंदर व्यूअर्स इसी तरह होता है। और यही बातें आज हमारे दोनों मोहतरम डीजीज़ ने भी ये कही कि पाकिस्तान में फ़ौज का एक आइनी किरदार है। अगर कोई तनकीद करता है, अगर तनकीद सही है तो उसे सुनना चाहिए और कोई हमसे मिलना चाहे तो हम मिलने के लिए भी तैयार हैं। हम किसी को रोक नहीं सकते, चाहे वो मुल्क का वज़ीर आज़म हो, चाहे आम आदमी हो। तनकीद करना हर पाकिस्तानी का हक है। मैं आपको एक बात बता दूं, अरशद शरीफ साहब के हवाले से एक बयानिया बनाया जा रहा है, मुझे ऐसा लगा, और ये लफ्ज़ उन्होंने खुद इस्तेमाल किया, बयानिए का। साजिश नहीं कहूँगा, बयानिया। बयानिया क्या बनाया जा रहा है? बयानिया ये बनाया जा रहा है कि अरशद शरीफ का कत्ल पाकिस्तान के अंदर मौजूद कुछ लोगों ने करवाया। अब वो ताने बाने इसके मिला किससे रहे हैं? वो मिला रहे हैं इमरान खान से और एक टेलीविज़न चैनल के मालिक से। कल अरशद शरीफ के हवाले से और राना सनाउल्लाह ने जो बात कही थी कि ताने बाने ये 2 दिन से हो रहा है, इससे पहले नहीं हुआ, 2 दिन से पहले से ही काम शुरू हो गया। बहुत ही अच्छा होता कि आज अगर डीजीआईएसआई ये बात करते अपने हमारे जो मुल्क के वफाकी वज़ीर दाखिला हैं उससे पहले, तो शायद इसकी अहमियत ज़्यादा होती। वो क्या कह रहे थे? वो ये कह रहे थे कि ये भी देखना होगा कि कीनिया में किस बंदे का कारोबार है, सोने का स्मगलर कहा गया। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि वो उसका ताल्लुक एक टेलीविज़न चैनल से है। फिर आज वही बातें डीजीआईएसआई ने भी रिपीट की और वो ये कहते हैं कि 4 लोगों का किरदार बड़ा इंपॉर्टेंट है, हमारे पास टाइमलाइन मौजूद है। और फिर मुल्क छोड़ते वक्त टिकट किसने बुक करवाई, किस कंपनी से हुई, एयरवे का क्या किरदार था, फ़ोन किसने किया, इसको कहो मुल्क से बाहर चला जाए। और फिर जहाज़ में बैठने से पहले तक वीडियोज़ जो हैं वो चलाई गई एयरपोर्ट के हवाले से। अब ये सारी बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। मैं यहाँ पर आपको सिर्फ याद करवाना चाहता हूँ कि अगर अरशद शरीफ जब पेशावर एयरपोर्ट से जा रहे थे और जैसा केपी गवर्नमेंट का उन्होंने कहा कि एक थ्रेट अलर्ट भी जारी किया गया जिसकी हमने जो इन्वेस्टिगेशन की तो पता चला कि वो जाली था, वो ये कहना ये चाह रहे हैं कि ये एक जाल बुना गया अरशद शरीफ के इर्द गिर्द और उसे फोर्स किया गया कि वो मुल्क से बाहर चला जाए और फिर जब वो बाहर जाता है तो उसका जो है वो कत्ल कर दिया जाता है।
तस्वीर आई थी अरशद शरीफ साहब की, और फिर पाकिस्तान में उसे बहुत कहा गया कि भगोड़ा था, भाग गया और डर के भाग गया। हमारा जो सामना है वो टक्कर वाले लोगों से, कहाँ गए वो टक्कर वाले लोग, और ये ऐसा प्रोपेगेंडा किया गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आज वीडियो मौजूद है तो इस पर भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि वो तस्वीरें अरशद शरीफ की किसने उस वक्त जो है वो रिलीज़ की और मुल्क से जाते हुए। अब हो ये रहा है और मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं। जो उनकी वालदा हैं अरशद शरीफ की, उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी की कि मेरा सलमान इकबाल ने बेटों जैसा जो ख्याल है वो रखा, जैसा मेरे बेटे ख्याल रख सकते हैं उसी तरह मेरा ख्याल रखा गया और वो रख रहे हैं। और फिर उन्होंने ये भी कहा, सलमान इकबाल की तरफ से भी स्टेटमेंट जारी हुआ कि अरशद के हवाले से किसी फंड की और कोई ज़रूरत नहीं है, चैरिटी की। आज उनका दूसरा बेटा ज़िंदा है और वो उनको सारी उम्र जो है वो लुक आफ्टर करेगा। ये बातें कही गई हैं। अब मसला व्यूअर्स यहाँ पे ये है कि अरशद शरीफ दुनिया से चला गया, आज उसके ऊपर सियासत हो रही है, और सियासत का रुख ज़रा चेक करें और लेवल चेक करें। वो लेवल ये है कि जब आप किसी इदारे से जुड़े होते हैं तो आपने अपने मालिक को ही कहना है ना कि जनाब मेरे पीछे मेरे बच्चों का कौन ख्याल रखेगा, मेरे घर का खर्चा कैसे चलेगा, मेरे इतने रिसोर्सेज नहीं हैं। तो फिर वो मालिक क्या करेगा? आपका बॉस होगा तो बॉस आपको लुक आफ्टर करेगा, आपकी जहाज़ की टिकट, आपका रहना पीना खाना सब चीज़ों को लुक आफ्टर करेगा। यही काम मुझे समझ में आई कि एयरवे के मालिक ने किया, पाकिस्तान के एक इदारे ने, जो उनका अपना इदारा था अरशद शरीफ साहब का, उन्होंने लुक आफ्टर किया। अगर आप उसे किसी साजिश से जोड़ना चाहते हैं ये आपकी मर्जी है, लेकिन ये साजिश से जुड़ेगा नहीं, क्योंकि एक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आएगी उसमें क्या कहेंगे, क्योंकि कीनिया की पुलिस ये कह चुकी है, क्या कह चुकी है कि जनाब गोली पुलिस की लगी और अरशद शरीफ साहब जो हैं उनका इंतकाल हो गया। अब एक रिपोर्ट और भी आई है अरशद शरीफ साहब के हवाले से, और ये उनकी जो इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक ये कहा गया कि एक गोली, 8 रुकनी बोर्ड है जिसने ये जारी की है, मौत सर और दाएं फेफड़े पर गोलियां लगने से हुई। अब ये गोलियां कितनी लगी हैं, 1 लगी 2 लगी, यहां पर कहा जा रहा है कि गोलियां लगी हैं। इब्तदाई रिपोर्ट में अरशद शरीफ की मौत गोलियां लगने के तकरीबन आधे घंटे बाद हुई। अरशद शरीफ के दिल, गुर्दे, फेफड़े, मैदे से नमूने सांस जो लैब है उसे भिजवा दिए गए हैं और फोरेंसिक के बाद पोस्टमार्टम की हतमी रिपोर्ट तैयार कर ली जाएगी। लेकिन इब्तदाई तौर पर यह कहा गया कि आधे घंटे के बाद अरशद शरीफ की मौत जो है वो हुई। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जब आप इसका पोस्टमार्टम करेंगे, अब मुझे नहीं पता कि पाकिस्तान में किस लेवल की फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। हम किसी प्लेटलेट्स को कम ज़्यादा करने की सलाहियत तो रखते हैं, रिपोर्ट्स तैयार कर सकते हैं, लेकिन इस रिपोर्ट के साथ क्या किया जाएगा? दुनिया में ऐसी टेक्नोलॉजीज़ मौजूद हैं व्यूअर्स। गोली आपके सीने से में किस तरफ से दाखिल हो रही है, ये इस चीज़ का तयन किया जा सकता है। कल फैसल वाडा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बात कही कि जनाब मेरा ख्याल है कि गोलियां अंदर से चली, एक कन्फ्यूजन क्रिएट करती है, और कोई रिपोर्ट अभी सामने नहीं आई। फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस 2 मुल्क के जो टॉप डीजीज हैं वो आकर कर रहे हैं और वो एक तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं, और फिर एयरवे का बाकायदा नाम लिया गया। मुझे किसी एयरवे ने नौकरी नहीं देनी, ना मुझे नौकरी की ज़रूरत है, लेकिन ये मेरे सवालात हैं इन तमाम लोगों से कि क्यों आप आए किसी शख्स के दिफा के लिए। आपको क्या लगता है कि मुल्क में इनकलाब आ जाएगा और आप इस सबसे ज़्यादा नुकसान आपको होगा? ये पाकिस्तान की आवाम की आवाज़ है, इसे एक्सेप्ट करना चाहिए, और किसी शख्स को पाबंदे सलासल व्यूज़ इस तरह नहीं किया जा सकता और एक स्टोरी बनाकर कि जनाब ऐसा नहीं ऐसा हुआ था। क्योंकि रिपोर्ट में अगर कोई फोरेंसिक इसका बाकायदा करे तो अंदाज़ा हो सकता है कि गोली लेफ्ट से चलती है, राइट से चलती है, सामने से चली, पीछे से चली। मेरा ख्याल है कि ऐसी रिपोर्ट शायद पाकिस्तान में तैयार ना की जाए, रिपोर्ट कहीं कुछ और तैयार होगी। अच्छा, इस पर तहरीक इंसाफ का रद्द-ए-अमल भी आया। तहरीक इंसाफ के लोग क्या कहते हैं, और सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना वो फवाद चौधरी साहब के, और ये बड़े टू द पॉइंट सही उन्होंने बात की। वो ये कहते हैं कि खुफिया मुलाकातों को अफशा किया गया। क्या बताएंगे कि खुफिया मुलाकात में इमरान ने गैर आईनी मुतालबा क्या किया है? वो ये कहते हैं कि मुल्क के अंदर आम इंतखाब करो, यही कहा गया, इसीलिए तो मुज़ाकरात नहीं हुए इस मुल्क के अंदर। वो ताकतें जो मिलती रही वो कहते थे कि यार इस हुकूमत को घर भेजो, ठीक है जो कुछ हो गया सब कुछ ठीक है। नवाज शरीफ अगर आप कहते हैं कि उसे सेफ पैसेज दें तो वो आपने देना है, हमने नहीं देना। हमारे लिए जो मकाम है उस शख्स का वो कटहरा है, जेल है, हम वहीं पे उसे खड़ा करेंगे, लेकिन आपके मुतालबात हम ये तस्लीम नहीं करेंगे। हमारा सिर्फ एक मुतालबा है और ये है कि मुल्क के अंदर आम इंतखाबात करवाए जाएं। इमरान खान ये तो नहीं कह रहा ना कि गैर आईनी काम किया जाए। क्या गैर आईनी काम किया गया? मुल्क सियासी और माशी बुरहान का शिकार है, इलेक्शन ही इसका हल है, इसके अलावा कौन सी बात की? जब आप
अपने आप को बाअसर और ताकतवर हल्के कहलाते हैं तो आपके असर रसूख से ही मुल्क को बहरान से निकालने का रास्ता तलाश किया जाएगा। बिल्कुल जेन्युइन सी बात है। मैं अक्सर उन्हें ताकतवर हल्कों की बात कहता हूं कि ताकतवर हल्के, तो लोग मुझसे नाराज़ हो जाते हैं। आज ये बात पाकिस्तान का बच्चा कर रहा है कि अगर आप ही ताकतवर हैं तो फिर आप ही को कहना है कि भाई कोई हल निकालो, मईशत नीचे जा रही है और मईशत जो है अगर हमने इसको संभाला ना दिया और हुकूमत गिर गई तो और नीचे चली जाएगी। आज देख लें, डॉलर मजीद जो है वो प्रवास कर रहा है और रुपया मजीद नीचे चला गया है। वो जो जादू था डार साहब का वो कहाँ गया, भाग गया, ख़त्म हो गया, इसका कौन जवाब देगा। और फिर सबसे जो अहम बात व्यूअर्स इस पूरे अमल के अंदर है, जो उन्होंने कहा कि मुझसे पूछा कि मईशत पाकिस्तान का बड़ा मसला क्या है, मैंने कहा मईशत हर बंदे को पता है, मईशत सबसे बड़ा मसला है। लेकिन वो इशारा कर रहे थे कि नहीं ये नहीं है, कायदे हिस्ब इख्तलाफ, यानी ये पूरे का पूरा टोला जो है ये सबसे बड़ा मसला है। साइफर मशकूक है तो आप आला सतही तहकीकात क्यों नहीं होने देते। अरशद शरीफ को आप कहते हैं कि यहाँ कोई ख़तरा नहीं था, जनाब उन्होंने सदर मुमलिकत को प्रोटेक्शन के लिए ख़त क्यों लिखा, इसका भी जवाब आना चाहिए। अगर अरशद शरीफ बकौल राना सनाउल्लाह अच्छा सहाफ़ी था तो उसके ख़िलाफ़ 16 मुकदमात क्यों कायम किए, ये भी बताया जाए। और अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट इसकी ज़मानत ना देता जो राना साहब ने इस जेल में ही मरवा देना था, ये भी अब एक बात सामने आई। आप डॉन लीक्स और मेमो गेट्स वालों के ख़िलाफ़ इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते, ये हमारा भी एक सवाल है पाकिस्तान के ताकतवर हलकों से। फिर आपको बताते चलें कि लॉन्ग मार्च शुरू होने वाला है। इससे पहले इमरान खान की जो कामयाबी है और जिस तरह से लोगों को लॉन्च किया जा रहा है, शायद ये आखिरी कोशिश थी। अब पाकिस्तान की आवाम को चाहे आर्मी चीफ खुद भी आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेना तो शायद जो फ़ौज का सियासत में जो किरदार है वो अब ख़त्म नहीं हो सकता। आप जितनी मर्जी बात कहेंगे यार आज के बाद हम नहीं करेंगे, आज के बाद ये सब कुछ जो हमारा ताल्लुक था सियासत में वो ख़त्म हो गया, ये किस तरह माजी जो है वो ठीक हो सकता है। अगर आप इमरान खान का भी साथ देते थे, जिस तरह आपने कहा कि हमने साथ दिया, हम पहले अच्छे थे आज बुरे हो गए, तो आप उस वक्त भी गलत करते थे। अगर आपने पहले दिन से ही जब से पाकिस्तान बना है अपना किरदार दूर रखा होता तो शायद हमारे मुल्क में भी जमहूरियत पनप रही होती। 6 माह हो गए, हमें यहाँ पर बैठकर गवर्नमेंट की बैशिंग करने की बजाय हमें क्या करना चाहिए, इस मुल्क को आगे कैसे लेकर जाना है, आपके सामने कोई हल रखते। हमारे जैसे सहाफ़ी यहाँ पर बैठकर सारा दिन आपके ऊपर नज़र रखते हैं कि आपने किसके साथ डील कर ली, किसको जो है घर से निकाल दिया, किसको उठा लिया और किसके साथ क्या सलूक होगा, पाकिस्तान की इंपॉर्टेंट हुकूमत किस तरह अलाकार बनेगी। हम ये बैठकर सारा दिन यही बहस करते रहते हैं। काश ये होता कि हम यहाँ पर बैठकर आपको बताएं कि पाकिस्तान की जो इकॉनमी है, कहाँ कहाँ से टैलेंट को पाकिस्तान में इंजेक्ट किया जा सकता है, इंडस्ट्री कैसे लगाई जा सकती है। लेकिन हमारा सारा दिन, हमारी सारी जो सहाफ़त है, और वहाँ पर आज किसी ने बल्कि ये सवाल भी किया और मुझे उस वक्त हंसी भी आ रही थी। सलीम साफ़ी साहब ने कहा कि DGISI ये भी बता दें कि क्या कोई सहाफ़ी लिफाफा है। तो जाहिर सी बात है, खान साहब सलीम साफ़ी के बारे में ये कहते हैं, लिफाफी उन्हें कहते हैं, तो शायद उन्होंने आज एक करैक्टर सर्टिफिकेट ले लिया DGISI से भी और उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा नहीं है। तो काश हमारी सहाफ़त का रुख जो है वो बदले, हम यहाँ पर बैठकर आपकी पॉलिसीज़ पर बात करें। लेकिन यहाँ पर गेम ऑफ थ्रोन्स चल रही है दोनों तरफ से, बल्कि ज़्यादा जो है वो जो ताकतवर लोग हैं उनकी तरफ से मुझे तो आज ऐसा तासुर मिला इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद। बाकी मुझे नहीं पता कि आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं और आपका क्या कहना है। व्यूअर्स, ये 2 बड़ी शख्सियात यूनिफॉर्म में आकर जो हक़ाइक़ कौम के सामने रख रही हैं, आप इसके बारे में क्या कहते हैं। ये किसी के ख़िलाफ़ कोई प्रोपेगेंडा नहीं है, ये मुल्क हमारा है, ये फोर्सेस हमारी हैं, ये सियासतदान हमारे में से आगे आकर निकलते हैं। किसी को एक पसंद होता है, किसी को दूसरा पसंद होता है, आप किसी की सोच पर पहरा नहीं रख सकते। लेकिन मेरा सवाल ये है कि सबसे पहले इस पाकिस्तान को बचाने के लिए हमें इस पर बात भी करनी है, हम सवालात भी उठाएंगे, मुश्किल से मुश्किल सवाल करेंगे, जवाब आए ना आए लेकिन हम अपना काम जो है वो जारी रखेंगे। और पॉपुलर जर्नलिज्म और पॉपुलर सवालात होने बहुत ही ज़रूरी हैं। व्यूअर्स, आज का हमारा शो था, अपने कमेंट्स ज़रूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। और अगले इंटरव्यू में इंशाल्लाह मेरी ये कोशिश है, कीनिया से एक सहाफ़ी मेरे साथ होंगे, कुछ राज की बातें आप तक पहुंचाएंगे और आपको बताएंगे कि बरतानिया में, कीनिया में, UAE में और फिर क्या होता रहा अरशद शरीफ साहब के हवाले से। इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।